आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात उन दिनों की है जब मैं अपने बहुत ही खास दोस्त राजू के साथ 10वीं कक्षा में पढ़ता था। हम दोनों एक ही स्कूल बाल विनय मंदिर में पढ़ते थे। सुना था कि 10वीं बोर्ड में अच्छे अंक ना आने पर जिंदगी में नौकरी मिलने में काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए हम दोनों कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे थे। स्कूल में बहुत दिल लगा कर पढ़ते हैं, फिर शाम को दोनों कोचिंग क्लास में पढ़ने जाते हैं और रात को सोने से पहले वापस पढ़े हुए चीज़ों पर एक बार नज़र डाल कर ही सोते हैं। सीधे शब्दों में हम किताबी कीड़ा कहलाते थे और हमें उसमें कोई ऐतराज़ नहीं था। एक दिन रोज की तरह मैं सुबह उठकर तैयार हो रहा था स्कूल जाने के लिए, जब कोचिंग क्लास के सर का फ़ोन आया। चूँकि मैं बैठक में था, मैं बैठा जूते के फीते बांध रहा था। मैंने फ़ोन उठाया। वो बोले चूँकि वो अगले 2 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे थे, इसलिए वो उस दिन 2 दिन की पढ़ाई पूरी करवाना चाह रहे थे। मैं स्कूल जाने से पहले मम्मी को बोल कर निकला कि आने में देरी होगी, वरना बेकार में वो परेशान हो जाती है। स्कूल से निकलते हुए कोई 5 बज गए। हम दोनों दोस्त मेरी साइकिल पर बैठ तेजी से कोचिंग क्लास पहुँचे। वहाँ पहुँचते हुए महसूस किया धीरे धीरे काले बादल गिरते जा रहे थे। सर ने हमें तकरीबन 7:30 बजे तक पढ़ाया। वो शायद कुछ देर और पढ़ाते हैं, पर एकाएक बिजली चली गई। अब हम वहाँ से जब निकले तो ज़रा तेज आंधी और कड़कती बिजलियों ने हमें पूरी तरह से घर जाने पर मजबूर कर दिया था। हम घर से तकरीबन 7 मील दूर थे। बारिश के माहौल के कारण सड़क पर आवाजाही बंद सी हो गई थी। हम दोनों बेहद तेजी से साइकिल के पेडल मारते हुए घर की ओर चल रहे थे। एकाएक हमारी साइकिल की चैन ही टूट गई। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा। हम पैदल ही चल दिए। बीच बीच में पीछे देख लेते हैं, शायद किस्मत से कोई मदद आ जाए। तभी हमें पीछे से आती एक आवाज़ ने हमें घूर कर देखने पर मजबूर कर दिया। एक बूढ़ी औरत, बाल सफ़ेद साड़ी पहने हमसे थोड़ी ही दूरी पर दिखी। उसने बड़ी ही कर्कश आवाज़ में पूछा कि क्या हुआ। तभी मेरी नज़र उस अंधेरे में उसके चेहरे की तरफ गई और मैंने देखा कि उसका चेहरा बहुत ही अजीब सा था। उसकी आंखों की पुतलियां जैसे पूरी तरह से सफ़ेद थी और उसके मुंह से लाल लाल कुछ बह रहा था, शायद वो खून था। हमारे दिमाग ने सिर्फ इतना कहा कि दौड़ो, और हम दोनों तेजी से दौड़ने लगे। आश्चर्य, वो दौड़ नहीं रही थी, पर वो हमसे उसी दूरी पर थे जिस दूरी पर उसे पहली बार देखा था। अब हम अपनी कॉलोनी के गेट के पास स्थित काली मंदिर के पास आ पहुँचे। अब डर भी कम हो गया था। पीछे मुड़कर देखा तो वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखे। हम दोनों ने लंबी सांस ली और अपने घर चल दिए। रात को खाने की मेज पर जब ये बात पिताजी को बतलाई तो वो बोले आज शनिवार है, साथ ही अमावस्या की रात, बादल बिजली का माहौल। ऐसा माहौल ऐसे आत्माओं को विचलित करता है, पर चूंकि हमारे पास लोहे की साइकिल थी इसलिए वो पास नहीं आ पाई। कहते हैं आत्माएं लोहे के पास नहीं आती। मैं आज भी सोचता हूँ कि आखिर वो थी कौन। हम लोग खाना खा रहे थे, तभी पिताजी ने कहा कि वो हमें एक और ऐसी ही कहानी सुनाना चाहते हैं, माहौल को कुछ नॉर्मल बनाने के लिए। तभी पिताजी ने बताना शुरू किया। रवि, सुमेधा, सुरुचि और रहीम चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हर वक्त साथ ही रहते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। चारों केंद्र विद्यालय में कक्षा 12वीं में पढ़ते थे।
बदमाशी करना मानो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। किसी को भी कभी भी परेशान करना, दूसरों का टिफिन चट कर जाना, कक्षा में उत्पात करना, शिक्षकों को परेशान करना, यही उनका रोज का काम था। उनके घर के पास ही एक दिन एक नया परिवार दिल्ली से तबादला होकर रहने आया। उनकी एक लड़की रोशनी भी 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उनको भी उन्हीं की कक्षा में प्रवेश मिला। नहीं होने के कारण सभी उससे दोस्ती करना चाहते थे। उस उम्र में दोस्ती के मायने आधे अधूरे ही समझ आते हैं। लड़कियां फिर भी कुछ सयानी हो जाती है, पर लड़के उनके हिसाब से कुछ देर से समझते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर फिर एक दिन किसी कारण से अंग्रेजी की शिक्षिका शाजली मैडम ने रोशनी को नाराज होकर कक्षा के बाहर कर दिया और घुटने पर बैठने का आदेश दिया। वो बहुत रोती हुई कक्षा के बाहर चली गई और फिर घुटने पर बैठ गई। रहीम पानी पीने के बहाने बाहर आकर अपने मोबाइल से एक फ़ोटो ले लेता है और कक्षा के बाद उसका बहुत मजाक बनाता है। वो उदास हो जाती है। शाम को भी इस मामले में रोशनी का मजाक बनाया था रहीम ने। अगले दिन जब रोशनी स्कूल आती है तो वो बेहद परेशान हो जाती है। पूरे स्कूल में उसका पोस्टर लगा दिखता है। वो पागलों की तरह उनको नोचने लगती है और इसके बाद भी वो बिना किसी को कुछ बोले दौड़ती हुई स्कूल से निकल जाती है। शाम को सारे दोस्त रहीम को डांटते हैं और वो भी अपनी गलती को मानता है। रात के तकरीबन 1 बजे हुए थे जब रहीम की नींद खुल जाती है। उसके दरवाजे पर दस्तक से घबराकर वो उठता है और डरते डरते दरवाज़ा खोलता है। तभी बाहर बिजली चमकती है और वो बेहद परेशान होता है। वो देखता है कि उसके सामने रोशनी खड़ी है। तुम इतनी रात को? आश्चर्य से उसके मुंह से निकलता है। सामने रोशनी खड़ी। वो पूछती है कि आखिर वो उसकी इतनी बेइज्जती क्यों करता है और किस अधिकार से करता है। रहीम के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ जा रहे थे और वो उसे अंदर बुलाता है, पर वो कहती है कि वो चाहती है कि रहीम उसके अम्मी अब्बा से अभी जाकर मिले और बताए कि ये उसने किया था और वो उन्हें शांत करे, क्योंकि वो दोनों बेहद रो रहे हैं। रहीम परेशान हो जाता है कि उसका मजाक इस हद तक पहुंच गया और वो अगले दिन जाना चाहता है, पर रोशनी ने उसे जब फिर कहा तो वो जाने को तैयार हुआ। रोशनी उसे अकेले जाने को बोलती है और कहती है कि उन्हें बोल देना कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रास्ते में जाते हुए रहीम बहुत ही उलझा हुआ और परेशान था। वो तेजी से जब वहां पहुंचता है तो बाहर से ही उसे रोने की आवाज़ आ जाती है। वो तेजी से बढ़कर दरवाज़ा ढकेलता है तो उसे वो खुला हुआ ही मिलता है और अंदर जाकर घबरा जाता है, क्योंकि कमरे के पंखे से वहाँ रोशनी की लाश लटकती हुई होती है। उसे याद आता है रोशनी की कही गई वो बात कि वो अब हमेशा रहीम के साथ ही उसके घर पर रहेगी। रहीम अपने घर आता है और उसे वापस रोशनी की मौजूदगी महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। मेरा नाम जगदीश है और पिछले 10 सालों से मैं ट्रक चलाने का काम कर रहा हूँ। मगर उस रात मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो पिछले 10 सालों में मैंने कभी भी नहीं किया था। उस रात को याद करते ही आज भी मेरी रूहें कांपने लगती हैं और पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। दरअसल बात आज से तकरीबन 4 साल पुरानी है। उन दिनों सर्दियों का मौसम चल रहा था। आम सर्दियां नहीं, दिसंबर के आखिरी हफ्ता की सर्दियां, कड़ाकेदार और जमा देने वाली। उस रात मैं और मेरा खलासी
हम दोनों ईंट से भरी ट्रक को लेकर सहारनपुर ले जा रहे थे। अमूमन ये सब काम मैं रात में ही करता था, क्योंकि रात में दिन के मुकाबले ट्रैफिक काफी कम होता है, या यूं कह लें ठंड के मौसम में तो होता ही नहीं है। उस रात भी नज़ारा कुछ ऐसा ही था। पूरा का पूरा हाईवे खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था। मेरी ट्रक के अलावा बस एक आध ट्रकें ही हाईवे पर नजर आ रही थी। मेरा खलासी राजू मेरी बगल वाली सीट पर ऐसे दुबक कर बैठा हुआ था जैसे दुनिया भर की सारी ठंड उसे ही लग रही हो, पर मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी। मैं बड़े आराम से ट्रक चला रहा था। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी बगल वाली सीट पर बैठे खलासी राजू ने कहा, उस्ताद आज ठंड थोड़ी ज्यादा नहीं है? इस पर मैंने कहा, तुझे ही लग रही है भाई, मुझे तो नहीं लग रही उतनी ठंड। हालांकि मुझे ठंड नहीं लग रही थी, मगर रास्ते पर कोहरा इतना फैला हुआ था कि सामने का कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। बहुत मुश्किल हो रही थी देखने में। अभी मैं किसी तरह मुश्किल से हाईवे पर गाड़ी चला ही रहा था कि तभी राजू बोला, उस्ताद किसी ढाबे पर गाड़ी रोकना, जरा चाय वाय पीते हैं। इस पर मैंने बोला, अबे क्या यार, एक तो पहले ही देर हो रही है, ऊपर से ढाबे पर रुकवा रहा है तू। मेरी इस बात पर राजू ने कहा, क्या उस्ताद आप भी ना, मालिक की बात पर आप इतना गौर क्यों करते हो? उसका तो काम है बोलना, वो तो बोलेगा, हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे ना। बहसबाजी में ना कभी मैं राजू से जीता था और ना ही जीत पाऊंगा, जिस वजह से मुझे राजू की बात माननी ही पड़ी। लिहाजा मैंने ट्रक को वहीं पास ही में एक ढाबे पर रोका और हम लोग ट्रक से उतरकर ढाबे में चले गए। चूंकि वो ढाबा ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसमें लोग भी बहुत ज्यादा नहीं थे। हमारे अलावा एक या दो लोग ही रहे होंगे। हम दोनों ने वहां पर कुछ देर भट्टी में आग का मजा लिया और चाय पीकर वहां से निकल ही रहे थे कि तभी उस ढाबे वाले ने कहा, कहाँ जाइएगा साहब आप? इस पर मैंने जवाब दिया, जी मैं तो ट्रक लेकर सहारनपुर जा रहा हूँ। इस पर उस ढाबे वाले ने कहा, इस वक्त आप उस रास्ते से सहारनपुर जाइएगा? आप यहाँ नए नए आए हैं लगता है, आपको मालूम नहीं है यहाँ से सहारनपुर जाने वाले रास्ते को कोई भी रात 12 बजे के बाद पार नहीं कर सकता, क्योंकि उस रास्ते के बरगद के पेड़ों में शैतानों का वास है। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बहुत तेज हंसी आ रही थी। मैं बस किसी तरह से खुद को हंसने से रोके हुए था, क्योंकि उस वक्त तक मैं भूत प्रेत इन सारी चीजों पर जरा भी यकीन नहीं करता था। मुझे ये सारी बातें बकवास लगती थीं, जिस पर मैंने उस ढाबे वाले से कहा, ठीक है, जाते जाते बरगद वाले शैतान से भी मिलता जाऊंगा। इतना कहकर मैं उस ढाबे से निकल गया। मैंने ढाबे पर जब ये बात बोली तब वहां मौजूद सारे लोग हैरान होकर मेरा चेहरा देखने लगे। उस वक्त मैं सबके सामने हिम्मत वाला साबित तो हो गया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि अभी आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं और राजू हम दोनों चलते हुए ट्रक में आए। मैंने ट्रक को चालू किया और हम लोग सहारनपुर की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता जिसके बारे में वो ढाबे वाला बता रहा था, वो अभी थोड़ी दूर था। इतने में ही मेरी नजर राजू की तरफ उसके चेहरे पर गई, तो मैंने देखा कि राजू का चेहरा अब काफी परेशान सा दिखने लगा है। अंदर ही अंदर वो किसी सोच में गुम था, जिस पर मैंने राजू से कहा, राजू क्या सोच रहा है तू? इस पर राजू ने कहा, उस्ताद मालिक को फोन करके बोल दें, कल सुबह डिलीवरी कर देंगे। इस पर मैंने राजू से कहा,
पागल वागल तो नहीं हो गया तू? मालिक खा जाएगा हमें, ऐसा नहीं कर सकते हम। इस पर राजू ने कहा, पर उस्ताद वो लोग बोल रहे थे कि वहां जाना ठीक नहीं है उस रास्ते पर। इस पर मैंने कहा, उनकी बात क्यों सुन रहा है तू? वो तो कुछ भी बोलेंगे। इतना कहकर मैंने ट्रक की रफ्तार को गुस्से से और भी ज्यादा बढ़ा दिया। कुछ ही देर में हमारी ट्रक उस रास्ते पर पहुंच गई जिसके बारे में सब लोग बता रहे थे। वो रास्ता हाईवे नहीं था। उस रास्ते के अगल बगल इतना घना जंगल था कि रास्ता बहुत ही छोटा नजर आ रहा था। हमारी ट्रक के आगे पीछे उस रास्ते पर दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। हालांकि मैं काफी सालों से ट्रक चला रहा था, मगर इतना सुनसान रास्ता मैंने उस रात अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट का भी कोई नामो निशान नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे मन के एक कोने में एक अजीब सा डर पनपने लगा था, मगर मैं उस डर को बयां नहीं करना चाहता था। मैं राजू को नहीं बताना चाहता था कि मैं डर रहा हूं। अभी मैं तेजी से उस ट्रक को उस रास्ते पर भगा ही रहा था कि तभी अचानक से हमारी ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा और ट्रक एक तरफ झुकने लगी। मैंने किसी तरह बड़ी मुश्किल से ट्रक को रोका, वरना ट्रक को पलटने में ज्यादा समय नहीं लगता। हमें समझ आ गया था कि क्या हुआ है, लिहाजा मैं और राजू हम दोनों टूल बॉक्स और पाना लेकर ट्रक से नीचे उतरे तो सच में हमारी ट्रक का पिछला टायर पंचर हो चुका था। खैर हमारे पास एक्स्ट्रा टायर भी था और सारा सामान भी, तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं नीचे झुककर उस पंचर टायर के नट बोल्ट ढीले करने लगा। अभी मैं नट बोल्ट ढीले कर ही रहा था कि तभी मेरे पास खड़े राजू ने कपकपाती आवाज में मुझसे कहा, उस्ताद वो देखो बरगद का पेड़। हमारी ट्रक इस पेड़ के पास क्यों खराब हुई? मैंने राजू के इशारे की तरफ देखा तो सच में हमारी ट्रक एक बरगद के पेड़ के पास खराब हुई थी, जो कि काफी हैरानी वाली बात थी। मगर मैंने राजू को ये कहकर टाल दिया कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है जो कि हर किसी इंसान के साथ हो सकता है। जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर फटाफट टायर चेंज कर दिया और ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगे। हम लोग ट्रक लेकर जैसे ही वहां से थोड़ा आगे गए कि तभी अचानक रास्ते के अगल बगल मुझे सिर्फ बरगद के पेड़ ही पेड़ नजर आने लगे। जहां तक मेरी नजर जा रही थी सिर्फ और सिर्फ बरगद के पेड़ दिख रहे थे। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी मैंने राजू से पूछा, राजू तुझे रास्ते के किनारे बरगद के पेड़ नजर आ रहे हैं क्या? इस पर राजू बोला, हाँ उस्ताद, आपको भी दिख रहे हैं क्या? अभी राजू ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से मुझे सब कुछ उल्टा नजर आने लगा और ट्रक एकदम से रुक गई। हम दोनों अपने शरीर का भार पीछे की तरफ महसूस कर पा रहे थे, लिहाजा हम दोनों फटाफट जैसे तैसे ट्रक से बाहर निकले तो हमने जो देखा वो देखकर हमारा पूरा बदन कांपने लगा। हमारे रगों में खून की जगह डर दौड़ने लगा क्योंकि हमारा ट्रक रास्ते पर पलटा हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता है? बिना किसी एक्सीडेंट के हमारी ट्रक कैसे पलट सकती है? ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी हाथ से ट्रक को पलट दिया हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रक कोई खेलने की चीज नहीं है जो कोई हाथ से पलट देगा। तभी फिर से राजू ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा, उस्ताद वो देखो बरगद का पेड़। मैंने जब उसके इशारे की तरफ देखा
तो पाया कि इस बार भी जहां हमारी ट्रक पलटी है वहां पास ही में एक बरगद का पेड़ है। हमें समझ आ गया कि यहाँ दाल में कुछ तो काला है, जिस वजह से हम दोनों ने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। भागते हुए हम सीधे उस चाय की दुकान पर पहुंचे और सबको सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर वहां मौजूद एक आदमी ने कहा कि दरअसल उस रास्ते में जितने भी बरगद के पेड़ हैं उनमें शैतानों का वास है। रात 12 बजे के बाद उन्हीं के बच्चे रास्ते पर खेलते हैं, इसलिए उस वक्त कोई भी गाड़ी उस रास्ते को पार नहीं कर सकती।